बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमरेली में भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया। हम इस खबर को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमने जो आज आपको बताया कि हमारा जो आज का विशेष है वो इसी से जुड़ा हुआ, जैसा हमने आपको बताया आपसे कुछ देर पहले ग्राफिक्स के जरिए और वीडियो वॉल के जरिए। भारत का जो मजबूत हो रहा रक्षा क्षेत्र है, हम आज उसी पर बात करेंगे। भारत का मजबूत हो रहा रक्षा क्षेत्र आज का हमारा यही विशेष है। और इस पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान, जी हाँ, हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, जो कि वाइस चांसलर हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं एयर मार्शल संजीव कपूर जी, जो कि फॉर्मर डीजी हैं और वो इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी हैं इंडियन एयरफोर्स के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत डॉक्टर मनोज मैं आपसे करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत और स्पेन के साथ मिलकर भारत में अब एक C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण हम करने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने इसका और स्पेन के प्रधानमंत्री ने मिलकर उद्घाटन किया। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिहाज से और विनिर्माण के लिहाज से, MSME के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं इस कदम को? सबसे पहले तो आज का दिन भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए और पर्टिकुलरली एरोस्पेस सेक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज के दिन हम लोगों ने एक नया मेक इन इंडिया का एक नया आयाम रचा कि भारत के अंदर में हम एयरक्राफ्ट असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग जो करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के सहयोग के साथ में करेंगे। तो इसमें स्पेन की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट, स्पेन का इसमें प्रिसीजन और भारत का डायनेमिज्म और उनकी इंजीनियरिंग और हमारा इनोवेशन, ये सब मिलके जब आगे बढ़ेगा तो इस पूरे सेक्टर में, जब जैसा कि अभी हमें पता है कि 56 C-295 एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर किए हैं, तो इनमें से 40 का जब पहली बार यहाँ पे असेंबली करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम इंजन एंड अपार्ट फ्रॉम एवियोनिक्स, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंपोनेंट वी आर मेकिंग इन इंडिया। और जैसा कि आज टाटा सन्स के चेयरमैन ने भी बताया कि किस तरह से 40 MSME जो आगे आ चुकी है, जिस तरह से हम डिफेंस में अपने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए भले FDIs के इनफ्लो को हमने बढ़ाया हो, भले हमने अलग तरीके से आईडेक्स प्लेटफॉर्म लगा के डिफेंस में एक्सीलेंस के लिए अलग अलग कंपनीज को दिया हो, भले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने सृजन पोर्टल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को यहाँ रिक्वायरमेंट दिया। तो अगर हम ओवरऑल इकोसिस्टम को देखें तो अब टेक्नोलॉजी, न्यू टैलेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, न्यू कंपोनेंट डेवलपमेंट, तो ओवरऑल इकोसिस्टम जो भारत बना रहा है इस क्षेत्र में, वो भारत को आत्मनिर्भर बनने में और विकसित भारत बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला। और मनोज जी, हम लगातार वो ग्राफिक्स के जरिए कुछ डेटा भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीते 10 वर्षों में भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन था उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही साथ बीते वर्षों में हमने जो डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, रक्षा उत्पाद, उसका निर्यात भी हमने काफी ज्यादा किया है। क्या आपको लगता है कि जब हमने कहा कि ये C-295 का निर्माण हम अगले 2 साल में कर लेंगे और इसके बाद से इस तरह की जो इनिशिएटिव सरकार ले रही है, इसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पे भी, चूंकि हमारी कोशिश है कि हम ज्यादातर इसका एक्सपोर्ट करें, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसा कि हम सबको पता है, पिछले 1 साल में ही हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट करीबन 32 टाइम्स बढ़ चुका है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में भी उद्घाटन के बाद में उन्होंने बताया कि ये सिर्फ फैसिलिटी सिर्फ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं है, वो अभी से ही सिविल ट्रांसपोर्ट की तरफ भी भारत के बढ़ते कदम को देख रहे हैं। जिस तरह से भारत में सिविल एविएशन बढ़ रहा है और जिस तरह से हम नए एरोप्लेन ऑर्डर कर रहे हैं, तो उनके लिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कैसे हो, उनका पूरा ऑपरेशंस कैसे हो, तो ये अपने आप में पूरे बढ़ते हुए एविएशन सेक्टर के लिए, एरोस्पेस सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम। ठीक है, संजीव कपूर जी हमारे साथ बने हुए। संजीव कपूर जी, आपकी भी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे इनिशिएटिव पर। और जैसा कि हमने कहा कि इससे जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और जैसा कि हम लगातार कहते हैं कि China + 1 स्ट्रेटजी है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसका मतलब ये होता है कि जो कंपनीज चाइना या बाकी देशों की तरफ जा रही थी, उनका रुझान अब भारत की तरफ हो पाएगा, वो यहाँ पे निवेश करेंगी और इससे उनके साथ साथ भारत का भी काफी फायदा होगा। आपकी प्रतिक्रिया आज के इस इनिशिएटिव को लेकर? ये जैसा कि सुबह से दिखाया जा रहा है हर चैनल्स पे, ये मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था जब मैं ऑपरेशन देख रहा था 2018-19 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी जहाजों की। तो ये एवरो रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं 56 जहाज
और जैसा मनोज जी ने बोला कि ये वहां तक सीमित नहीं रहेगा। इसके मुख्य चीजें आपने अपनी स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर पहले कवर की हैं, जहाज की कैपेबिलिटीज। ये जहाज की कई और कैपेबिलिटीज हैं जो यहाँ पे नहीं दर्शाई गई हैं। ये जहाज नाइट विजन में सक्षम है। ये जहाज लो लेवल फ्लाइंग में सक्षम है। ये जहाज असॉल्ट लैंडिंग और वैली फ्लाइंग के लिए सक्षम है। ये जहाज ऑस्ट्रेलिया एयरफील्ड जैसा आपने कवर किया, ये ऐसी ऐसी छोटी हवाई पट्टियां हैं जो उड़ान स्कीम के तहत बनाई गई हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो ये जो 40 जहाज बनेंगे, जो प्रारंभ होगा, जिसमें कि जो कंपोनेंट है वो 48% से बढ़ के 78% होगा इंडिजिनस कंपोनेंट अगले 5 सालों में। तो आप मानिए कि 78% कंपोनेंट 5 सालों में अपना भारतीय होगा इन जहाजों में। उसके बाद हमारे को जो मेंटेनेंस सपोर्ट और उसके लिए विदेशों में जाना पड़ता है, स्पेयर्स मांगना पड़ते हैं, सर्विसिंग, MRO फैसिलिटी जैसा कि बताया गया है, वो सब भारत में ही बनेंगी और भारत में ही ये जहाज मेंटेन। इसकी जो यूटिलाइजेशन है आगे की, वो उड़ान स्कीम की प्रति मैं देख रहा हूँ। जब भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट 56 जहाज की पूरी हो जाएगी, तो इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट है एक AN-32 एयरक्राफ्ट है जो कि 40 साल पुराने हैं और जो कि फेज आउट होने के कगार पे हैं। तो ये जहाज उससे भी ज्यादा सक्षम है। AN-32 करीब 4 से 5 टन लोड उठा सकता है, और जबकि ये जहाज करीब 7 टन तक, 7 से 7.25 टन तक ये जहाज उसी कॉन्फ़िगरेशन में कैरी कर सकता है। और साथ साथ संजीव जी, मेरा ये सवाल आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए कि कई बार हम जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, कई बार हमने चर्चा की है कि अमुक देश दूसरे देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से हिचकिचा रहे हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि भारत के साथ चूंकि सारे तमाम देशों के संबंध अच्छे हैं, स्पेन भी उनमें से एक शामिल देश है, स्पेन ने इस बात को और भारत की जो पॉलिसी रही है उसको समझते हुए ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो किया और ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये पहली बार ही भारत में कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट, आज तक जब से हमारे देश को आज़ादी मिली है सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट बाहर से आए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है और ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में बन रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि काफी हद तक एरोस्पेस पावर में बढ़ेगी आने वाले समय में। और इसका देखा देखी जहां हम लैग करते हैं आज की डेट में, वो है इंजन्स, एरो इंजन जहाज के मैन्युफैक्चरिंग, एवियोनिक्स एंड हाई एंड रेडार्स। तो ये जो 3 चीजें हैं, इस पे जैसा कि मनोज जी ने बोला कि आईडेक्स के प्रति बाकी संस्थाओं में मेक इन इंडिया के तहत बहुत काम हो रहा है। तो ये जो 3 चीजें हैं जिसमें मेरे को लगता है कि हम हमारे देश को काम करने की आवश्यकता है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है। एंड एयरफ्रेम जैसे एयरबस के लिए भी कई कंपनी, टाटा एरोस्पेस और कुछ प्राइवेट कंपनीज पहले से ही बना रहे हैं। और बहुत सालों से जो एयरक्राफ्ट के ओलियोज हैं, टायर्स हैं, हब्स हैं, जो बाकी चीजें हैं वो भारत में निर्मित हो रही हैं। तो ये सारी चीजें अब मिलके एक इको, और जैसा कि मनोज जी ने बोला कि कम से कम 800-900 जहाज तो सिविल एविएशन के लिए अगले 7-8 साल में भारत में आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। उड़ान योजना के तहत हमने देखा है किस तरह से जो ग्रोथ है हमारे देश में सिविल के लिए, सेक्टर में, पैसेंजर ट्रेवल के लिए, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिविल एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड इज इंडिया। ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी, मेरा सवाल ये कि अभी तक भारत की जो एक छवि थी ग्लोबल फोरम पे कि हम सॉफ्टवेयर को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज सेक्टर को लेकर, खासकर आईटी में, लेकिन अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अब ये एग्जांपल हमारे सामने कि हम किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मेरा सवाल ये कि एक तो ये छवि जो इमेज है वो कितना चेंज होगी, और दूसरी बात कि जो हमारे जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो डिज़ाइन है उस पर भी हम काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे, MSME सेक्टर्स को कितना फायदा होगा इससे मनोज जी? इसमें जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज बोला भी कि जब हम पहला कदम लेते हैं तो अगले कदम अपने आप आगे चलने लगते हैं। इसका मतलब कि हमें कभी न कभी कदम तो उठाने ही होंगे। आज हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में कर रहे हैं, बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, जिसमें हमने दशकों तक नहीं किया। तो अगर हम पूरी MSME सेक्टर को देखें, MSME सेक्टर तो भारत की इकोनॉमी की जान है, तो अगर हम उनके साथ
जितना इनोवेशन भारत के लोगों में, जितनी स्टार्टअप, जितनी यूनिकॉर्न हम देख रहे हैं, तो एक बार अपॉर्चुनिटी मिले, उसको गवर्नमेंटल सपोर्ट मिले, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, ये बता कि हमको क्या जरूरत है किस सेक्टर में, तो एमएसएमई सेक्टर तो भारत को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने और भी बताया कि वडोदरा में ही एमएसएमई सेक्टर अपने आप में स्ट्रेंथ रहा है, तो किस तरह के वडोदरा का इकोसिस्टम एमएसएमई सेक्टर को हो, गति शक्ति विश्वविद्यालय हो, बाकी इंडस्ट्रीज हो, मिलके एक इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच जो इस सरकार ने काफी आगे बढ़ाया हर सेक्टर में, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो, भले वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो, आज हमने इस एरोस्पेस सेक्टर में देखा, सेमीकंडक्टर में। सो ओवरऑल जो इकोसिस्टम अप्रोच है जिसमें टैलेंट, स्किल वहां से शुरू करते हुए अल्टीमेटली तो ह्यूमन बीइंग ही इन चीजों को बनाएगा। किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का नया डेवलपमेंट करेंगे, आप डिफेंस में भी देखें तो किस तरह से डीआरडीओ ने इन दिनों डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस बना के अलग अलग आईआईटीज और अलग अलग इंस्टीट्यूट में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे, एआई में हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी में हो, रोबोटिक्स में हो, शुरू किए। तो ये भारत के उभरते हुए भारत के स्ट्रॉन्ग स्टेप्स है कि हम किस तरह से आर&डी के अंदर में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें लेकिन संजीव जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी होगा, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि आर&डी, हम लगातार सरकार की ये कोशिश रही है, चाहे फंड की बात हो या फिर एक इकोसिस्टम देने की बात हो, कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें। इस पूरे एविएशन सेक्टर में आज के डेट में, आज की तारीख में क्या कुछ स्थिति है, खासकर अगर हम बात करें आर&डी को लेकर? बहुत तरक्की हो रही है। अब बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी मार्केट है एविएशन एंड स्पेशली डिफेंस का कि हर कंपनी ने एक अपना आर&डी सेल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। एंड जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने भी रियलाइज किया कि अब भारत में निर्माण के अलावा हमारे पास कोई दो राय नहीं। तो वो पहले जो चीजें एक्सपोर्ट करने की ताक में रहते थे, अब वो कोलैबोरेशन और यहाँ पे आर&डी सेटअप करने की जो चीजें, जो जैसे हवाई जहाज जो विदेशों में बनाए जाते हैं वो उनके हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे रूस के बने हुए जहाज हैं या यूरोप के बने हुए जहाज हैं, अमेरिका, वो तकरीबन ठंडे मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं। बट भारत में जब वो जहाज आते हैं जहाँ पे धूल है, रेत उड़ती है, काफी साल में काफी महीने गर्मी रहती है, तो उन जहाजों की जो परफॉर्मेंस है वो कमेंसरेट नहीं होती है, क्योंकि वो जहाज उस स्थिति के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो इन सब चीजों में चेंज लाने के प्रति उन्होंने आर&डी सेंटर्स लगाए हैं कि इस चीज को, जैसे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें, जितनी भी कारें आई थी आज से 15-20 साल पहले, उन्होंने सारों ने आर&डी सेंटर भारत में लगाए और उन्हीं कारों को भारत की कंडीशंस के लिए मॉडिफाई किया। सिमिलर कंसेप्ट अभी एविएशन में आ रहा है। ये सारी कंपनियां अब कीन है कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी को कैसे ट्रांसफर किया, मॉडिफाई किया। इसमें एक सवाल और कि जब आपने कहा कि हम इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, इंडियन जियोग्राफी और टोपोग्राफी के हिसाब से हम इसको बना रहे हैं, तो क्या जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या जिस देश को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी कुछ संशोधन करने की जरूरत होगी तकनीक के तौर पर? तो ज्यादा मिनिमल नहीं होते हैं, बट कुछ मॉडिफिकेशन जरूर रहते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, जो कि उस कंडीशंस के लिए रहती हैं, और ये चीजें प्रोडक्शन लाइन में ही डिजाइन की जाती हैं। तो जो कारें जैसे यूरोप के लिए बनती हैं, उसमें कुछ फीचर उनकी रेगुलेशन, जो कारें जापान के लिए बनती हैं वो थोड़ी चल, कंपनी वही है, बना भी वही रही है, तो वो ये चलता है इसमें इन मैन्युफैक्चरिंग, ये मॉडिफिकेशंस रहती हैं। ओके मनोज जी, सरकार की कोशिश जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और हम सभी का ध्यान जाता है कि देखिए इतनी सारी चीज़ें हो रही, इतने करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्या इससे रोजगार मिलेगा? क्या भारत के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा? आपकी प्रतिक्रिया इस पर? बिल्कुल 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 निश्चित रूप से जिस तरह भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जिस भी एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विसेज सेक्टर हो, बढ़ रहा है, तो इसमें नए रोजगार निश्चित रूप से पैदा होंगे। सिर्फ वडोदरा की इसी टाटा एयरक्राफ्ट फैक्ट्री जो इसमें लगी है, इसमें भी जैसा कि हम सबको पता है 3000 डायरेक्ट जॉब्स और इनडायरेक्ट जॉब्स थाउजेंड्स के अंदर में पैदा होंगे। इस तरह से जब सिविल एविएशन हमारा ग्रो हो रहा है, प्रतिदिन ऑलमोस्ट 5 लाख लोग एयर ट्रेवल कर रहे हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ रहे हैं, वो एमआरओ सेक्टर और हर सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ेंगे। एक और चीज मैं C295 के बारे में कहना चाह रहा हूं कि न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए, बल्कि हम सबको पता है कि इंडियन नेवी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो अलग अलग इसकी एप्लीकेशंस है बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग हॉल थिंग। हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आगे यूज करने वाले हैं।
हैं, ये एक आधार से इसके बेसिस पे हम सिविल ट्रांसपोर्ट के अंदर में भी नए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे तो रोजगार निश्चित रूप से बढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग सरकार की पहल के मुताबिक ही, जैसे हमारी जैसी यूनिवर्सिटी गति शक्ति विश्वविद्यालय इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में स्किल्स को तैयार करेंगी। इंडस्ट्री के साथ मिलकर हमारा इंडियन एयरफोर्स के साथ में एक समझौता है, हमारा एयरबस के साथ में एक समझौता है, जिसके अनुसार हम लोग इंडस्ट्री ओरिएंटेड अप्रोच से इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में भी हम लोग मैन पावर क्रिएट करेंगे, जो कि टाटा एयरक्राफ्ट ही ना हो, बाकी सबके लिए भी आगे बढ़े। ठीक है, चाहे रोजगार की बात हो या फिर रक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की बात हो, स्वदेशीकरण की बात हो, आत्मनिर्भरता की बात हो, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, आत्मनिर्भर होता जा रहा है, रोजगार के मोर्चे पर भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और संजीव जी आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।